ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की। तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज की क्लास में हम क्लास 12th अकाउंट्स के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है बेटा रेशो एनालिसिस। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? आज हम एक बिल्कुल नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, और उस चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। देखो, इससे जो पिछला चैप्टर हम डिस्कस करके आए हैं, द लास्ट चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड, हमने उस चैप्टर के अंदर क्या देखा था, क्या ध्यान दिया था? हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी। कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कंपनी द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं? फर्स्ट वन इज इनकम स्टेटमेंट, सेकंड वन इज बैलेंस शीट। फर्स्ट वन इज इनकम स्टेटमेंट, सेकंड वन इज बैलेंस शीट। हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के वे में कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था। उन टूल्स और टेक्निक्स का अगर नाम आपको याद है तो उनमें हमने पढ़ा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस। बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इनमें से आपको ये बताया गया था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ये आपके प्रीवियस चैप्टर का पार्ट थे। रेशियो एनालिसिस अभी हम पढ़ रहे हैं, और इसके बाद आपका एक और टेक्निक बचेगा जो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें ये चार टेक्निक्स यहाँ पर, these four techniques we will discuss here. So the previous two techniques, comparative statement and common size statement, that we have discussed in the previous classes, previous chapter we have discussed all those techniques. We have done a lot of questions. I stop, all those techniques have been very clear for you all. चलिए, so let's continue with the next technique. और क्या नाम है बेटा उस टेक्निक का? The technique is ratio analysis. अब देखो, रेशियो का सिंपल सा मीनिंग क्या है। हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो का सिंपल सा मीनिंग किसके ऊपर कितना वेटेज है। नहीं बात समझ में है ना? किसके ऊपर कितना वेटेज है। ये तो बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट हो गया, मेरे को भी बोलते वक्त लगा कि स्टेटमेंट अजीब सा हो गया, लेकिन मतलब स्टेटमेंट तो यही आएगा। क्या है मतलब? कि अगर हम बात करें कि इफ वी आर कंपेयरिंग two values, just if we are comparing two values like 60 and 100, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि 60 100 के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है, कितना इसका वेटेज है, कितना ये टाइम्स है। मतलब अगर इस तरह से हम वैल्यूज को चेक करने लगे ना, बेसिक सी बात है, कंपैरिजन जब किया जाए, क्या किया जाए? अगर कंपैरिजन जब यहां पर होने लगे किन्हीं भी दो वैल्यूज के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? रेशियो एनालिसिस। दैट इज ऑल्सो ए टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दैट्स व्हाई ये आपको जो डेफिनेशन है ना, ये बिल्कुल सेम सी लगेगी। हम कंपैरेटिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉमन साइज की पढ़ेंगे, तो उन सब में चीजें सेम है। हम क्या करें? कंपेयर कर रहे हैं टू वैल्यूज को। What we are doing? We are comparing two values with each other. देखते हैं क्या लिखा है। Absolute figures expressed in monetary terms of in financial statements by themselves are meaningless. मतलब सिंपल सी बात है, कहना चाह रहा है कि आपने बैलेंस शीट बनाई और इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपने लिखा कि फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में आपने टेंजिबल लिख दिया, और टेंजिबल लिख दिया और कितना लिख दिया? सपोज 1 करोड़। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या है बेटा ये? इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। बिल्कुल एक वैल्यू दे रखी है हमको कि भैया आपके पास फिक्स एसेट्स है 1 करोड़ की, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि भैया ये तो कंपनी एक की बैलेंस शीट है। अब जब तक इस वैल्यू को हम कंपेयर ना करें किसी दूसरी वैल्यू के साथ, फॉर एग्जांपल कंपनी बी की बात कर लो, और कंपनी बी के पास भी जो फिक्स्ड एसेट्स है
वो मान लो 2 करोड़ की है। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी ए के पास कंपनी 2 के कंपैरिजन में 50% फिक्स्ड एसेट्स है। क्या है? कंपनी ए के पास कंपनी बी के कंपैरिजन में केवल और केवल 50% फिक्स्ड एसेट्स है। जब ये कंपैरिजन हो पाएगा तब जाके इन वैल्यूज का मतलब है, अदरवाइज इनका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? रिप्लाई करते रहना बेटा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन। और क्या लिखा है कि दीज फिगर्स ऑफन डू नॉट कन्वे मच मीनिंग अनलेस एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू अदर फिगर्स। जब तक इनको किसी दूसरी वैल्यूज के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा तब तक ये कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रही है। जानकारी तब मिलेगी, वो मीनिंगफुल तब मिलेगी, वो वैल्यूज इंफॉर्मेटिव तब बनेगी व्हेन दीज विल बी कंपेयर्ड विद सम अदर फिगर। क्लियर? इतनी सी बात लिखी है यहां पर। एनी डाउट्स क्लियर? चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन। कंटिन्यू करें बेटा। हाँ भाई ध्यान दीजिए और क्या लिखा है आगे समझिए। मीनिंग ऑफ रेशियोज। क्या है बेटा हमारा टॉपिक? मीनिंग ऑफ रेशियोज। रेशियोज का मतलब क्या है? एक सिंपल सा, कई बार ना आपसे 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइंड रेशियोज। तो उसके लिए हमने टॉपिक यहां पर लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स, 2 वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म। अर्थमेटिकल टर्म चाहे परसेंटेज हो गया, टाइम्स हो गया, या कोई और अर्थमेटिकल टर्म होगी, रेशो में आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? वही उन 2 वैल्यूज को जब हम उन दोनों बीच के बीच का रिलेशन, जैसे हमने कहा ना कि फिक्स्ड एसेट्स ऑफ कंपनी ए इज 50%, किसके कंपैरिजन में? फिक्स्ड एसेट्स ऑफ कंपनी बी। तो ये कंपनी ए और कंपनी बी की एसेट्स के बीच में हमने परसेंटेज के रूप में क्या कर दिया? कंपैरिजन कर दिया, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। तो वही जो रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश किया है दैट इज नॉन एज रेशियो। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अ रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। रेशियो क्या है बेटा? सिंपली एक नंबर है जिसको कि हम दूसरे नंबर के से कंपेयर करके उसको एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। इफ इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अदर। ये सिंपली रेशियो निकाल रहा है परसेंटेज के बेस पर कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी दैट इज रेशियो। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, कोई ज्यादा इसके अंदर हमको दिमाग नहीं लगाना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। आपको ये डेफिनेशंस एज इट इज याद हो जानी चाहिए। 2 मार्क्स में 1 मार्क में पूछी जाती है, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि अब रेशियोज जब हम पढ़ेंगे ना तो वो कितने टाइप के पढ़ेंगे, मतलब उनको टाइप का मतलब टाइप अलग चीज है, टाइप हम आगे पढ़ेंगे, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, वो अलग चीज है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रेशियोज को प्रेजेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन प्रेजेंट द रेशियोज, लाइक परसेंटेज के वे में, कैसे वे में? परसेंटेज के वे में, रेट और सो मेनी टाइम्स के वेज में। परसेंट प्योर रेशो हो गया जैसे 2:1, 1:1, 3:1, 1.75 रेशो 1, पहला वो हो गया। परसेंटेज 100% है, 50% है, 10% है, या फ्रैक्शन 1/5 ऑफ दैट अमाउंट, 1/10 ऑफ दैट अमाउंट, 1/6 ऑफ दैट अमाउंट, in that way. So there are 4 ways in which we can present the ratios. How many ways? There are 4 ways in which we can present the ratios. How many ways? बेटा रिप्लाई कर दो एक बार माइक ऑन करके सारे बच्चे। In how many ways we can present the ratios? आवाज नहीं आ रही है बेटा मेरे पास। 4 ways. 4 वेज। कौन कौन से 4 वेज है? सबसे पहला प्रोपोर्शन और प्योर रेशो और सिंपल रेशो। कौन सा है बेटा? सबसे पहला प्रोपोर्शन और प्योर रेशो और सिंपल रेशो। सिंपल सा मतलब है बेटा, जैसे हम पढ़ेंगे 2:1, 3:1, 5:1, 1.75 रेशो 1, इस तरह से रेशोज को निकाला जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर। सिंपली डिवाइड कर रहे हैं हम, तो नीचे वाला नंबर 1 हो जाएगा, ऊपर वाला जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है वो वहां पर आ जाएगा।
रेट और सो मेनी टाइम्स, ये भी डिवाइडेशन से निकलता है, लेकिन कितने टाइम्स हो रहा है वो यहां पर देखा जाता है। रेशो 1 को लिखने की जगह उसके आगे हम टाइम्स लगा देते हैं वहां पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहां पर, जैसे आपको कहा है कि दो फिगर्स है 50,000 और 25,000। अब इनको प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? सबसे पहला 2:1, या अगर हम इसको कंपेयर करें 50,000 अपॉन 25,000 तो क्या आ रहा है बेटा यहां पर, ये 2/1, तो इसको लिखा हमने 2:1, पहला तरीका ये हो गया, प्योर रेशो फॉर्म हो गया। दूसरा इसको लिखते हैं हम 2 टाइम्स, क्या लिखते हैं बेटा इसको हम 2 टाइम्स, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया इसको प्रेजेंट करने का। इसी को प्रेजेंट करने का एक और तरीका है 200%। क्या हो गया बेटा ये 200%, ये भी एक तरीका हो गया इसका। और अगर हम इसको रिवर्स कंपैरिजन करते हैं, जैसे 25,000 को अगर हम कंपेयर करें किससे बेटा 50,000 से, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम यहां पर 1/2 ऑफ। तो ये देयर आर 4 वेज टू प्रेजेंट द रेशियोज, ठीक है। क्या लिखा है ध्यान देना, दूसरा रेट और सो मेनी टाइम्स। इन दिस टाइप इट इज कैलकुलेटेड हाउ मेनी टाइम्स अ फिगर इज इन कंपैरिजन टू अनदर फिगर। मतलब अगर हम यहां पर देखते हैं ना, तो ये 50,000 25,000 के कंपैरिजन में हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स। कितने टाइम्स है बेटा, हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स आ जाएगा यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या लिखा है ध्यान देना। थर्ड वे कौन सा है, परसेंटेज बेस। इन दिस टाइप देयर रिलेशन बिटवीन द टू फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द 100th, इंटू 100 कर दो वो 200% हो जाएगा, ठीक है। और बात करें कौन सा है, फ्रैक्शन, वो बताया ना, से नेट प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ द कैपिटल। या हमने कहा यहां पर जैसे ये मान लो कि 25,000 नेट प्रॉफिट है, 50,000 कैपिटल है, तो नेट प्रॉफिट 25,000 इज द हाफ ऑफ द कैपिटल। तो एक वेज है। अब कौन सा रेशो कौन से वे में आएगा ये हम आगे पढ़ते हुए चलते हैं। इज एनीबडी हैज एनी डाउट टिल हियर? वेरी गुड, आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट नहीं है आपको? देखिए अब देखो ये दो चीजें हैं, एक तो क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या क्या दो चीजें हैं बेटा, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्या नहीं होना है बेटा, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो कंपनी ए की बात करें हम, कलर चेंज करते हैं इसका, रेड की जगह हम येलो कलर लेते हैं। देखो कंपनी ए, बहुत ध्यान से समझना, कंपनी ए की सेल्स है हमारे पास 10 लाख, और एक है कंपनी बी की सेल्स है सेम 12 लाख। जब हम कंपनी ए की सेल्स को कंपनी बी की सेल्स से कंपेयर करेंगे तो यह कहलाएगा बेटा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। जब हम क्या कर रहे हैं, कंपनी ए की सेल्स को कंपनी बी की सेल्स से, सेम ईयर की सेल्स, मतलब ये सेल्स भी कब की है बेटा 2022 की, और ये भी कब की है 2022 की। जब हम इन दोनों कंपनीज की सेम ईयर की सेल्स को हम क्या करें, कंपेयर करेंगे, तो ये कहलाएगा बेटा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्लियर? क्या लिखा है ध्यान देना, इट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ अ फर्म्स रेशियो, एक फर्म के रेशियो को विद दैट ऑफ सम सेलेक्टेड फर्म्स ऑफ सेम इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एवरेज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, जब दो अलग अलग इंडस्ट्रीज के रेशियो को हम कंपेयर करते हैं तो वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर तो वो क्या होता है, जैसे हमको दे दिया 2021 की सेल्स कंपनी ए की 8 लाख, 2020 की सेल्स है मान लो कंपनी ए की ही है 6 लाख। जब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, इन सबके मतलब कंपनी ए की ही सेल्स है अलग अलग टाइम पीरियड की, जब हम 21 की सेल्स को 22 से 2020 की सेल्स को 2021 से, 2020 की सेल्स को 2022 से, मतलब आपस में अकॉर्डिंग टू टाइम हम क्या करने लगे, इनको एनालाइज करने लगे।
सेम फर्म की अलग अलग टाइम पीरियड की जो फिगर्स है उनको अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, दैट विल नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। कौन सा? जब अलग अलग फर्म्स की वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा और अगर सेम फर्म की अलग अलग टाइम पीरियड की वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा देन इट विल बी नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सबको? चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। वही बात लिखी है, क्या लिखा है कि व्हेन रेशियोज ऑफ द सेम फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कंपेयर्ड इट इज नोन एज द टाइम सीरीज और ट्रेंड एनालिसिस। आई जस्ट होप कि सबको यहां तक क्लियर होगा तो बढ़िए। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं इसी का, रेशियो का। क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियोज। तो रेशियोज के ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्या है कि टू लोकेट द वीक स्पॉट्स ऑफ बिजनेस which needed more attention। हम बिजनेस के उन वीकर पॉइंट्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और उसके लिए जो उसके लिए रेशियो एनालिसिस काम में आ जाता है। अगला, टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस, एक डीप इंफॉर्मेशन कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में, कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में, कंपनी की एक्टिविटी किस तरह की है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इन सब के बारे में जानकारी के लिए रेशियो एनालिसिस हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव यही है उनको बनाने का। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, दैट इज फॉर मेकिंग कंपैरिजन विद दैट ऑफ सम सिलेक्टेड फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। ये पता करने के लिए भैया कि हम हमारी जो लाइन की दूसरी इंडस्ट्रीज है उनके कंपैरिजन में कैसा बिजनेस कर रहे हैं, वो पता करने के लिए रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग टाइम सीरीज एनालिसिस, अपनी फर्म के अंदर ये पता करना है कि भैया प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर या ईयर बाय ईयर हमारे पास क्या चेंजेस आया है, क्या हमने अचीव किया है या क्या हमने लूज किया है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है रेशियो एनालिसिस का। टाइम सीरीज दैट इज फॉर मेकिंग कंपैरिजन ऑफ अ फर्म्स प्रेजेंट रेशियोज विद इट्स पास्ट रेशियोज। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स एंड प्रिपेयरिंग द प्लान्स फॉर द फ्यूचर। साथ साथ एक कंट्रोलिंग के टाइप हो गई। रेशियो एनालिसिस क्या हो गया? कंट्रोलिंग करने का एक टेक्निक हो गया, ताकि हम फ्यूचर के लिए प्लान हिसाब से कर सके कि भैया अभी हमने ये अचीव किया है, आगे हमको इससे ज्यादा क्या अचीव करना है। आई जस्ट होप ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि एडवांटेज ऑफ यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज के एडवांटेज क्या क्या है, क्या बेनिफिट देते हैं, क्या इनके एडवांटेज है? सबसे पहला है कि हेल्पफुल एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियस ही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की टेक्निक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे। एक इजीएस्ट वे में ये क्या आ जाते हैं, इनको प्रेजेंट किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं इनको हम? इजी वे में इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स? हाँ भाई, सेकंड क्या है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। देखो ये बात तो है ना, हमने एनालिसिस की सबसे एनालिसिस की पढ़ ली थी कि एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉम्प्लेक्स वे में होता है, नॉन अकाउंटिंग पर्सन उनको समझ नहीं सकता, तो उनको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं हम, उनको एनालाइज करके इजीएस्ट वे में उनको प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये रेशियो भी उसी का एक पार्ट है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि भैया अकाउंटिंग डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, हमने पहले ही पढ़ा। अभी देखो हर चीज हम जो पढ़ रहे हैं ना वो अपने आप यहां पर निकल के आ जाएगी। एक एक लाइन को ना आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अभी शुरू में क्या पढ़ा कि केवल एक सिंगल फिगर की कोई वैल्यू नहीं है, दूसरी फिगर होगी तो उसको कंपेयर करेंगे, तो कंपैरेटिव स्टडी में ही क्या हो रहा है, ये हेल्पफुल हो रहा है। हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेसेस, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि जो बिजनेस है उसके वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उनका पता लगाने के लिए किसकी आवश्यकता हो जाती है बेटा, किसकी आवश्यकता हो जाती है? अकाउंटिंग
रेशियोज उसमें क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं कि फर्म के वीकर सेक्शंस कौन से हैं उनको पता लगाए, ताकि उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन दिया जा सके और ताकि उनके ऊपर काम करके फर्म की जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व किया जा सके। अगला, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में हेल्पफुल होगा कि भैया फ्यूचर के लिए हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, पास्ट में जो घटनाएं घटी है उनके बेस पर हमारे रेशियोज ये बता रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल के आई है, अब फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में जानकारी यहां पर मिल जाती है। और किस चीज में हेल्पफुल है, एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। जैसे आपके पास रेशियो आपने कैलकुलेट करना शुरू किया, पता लगा पहले 50% था, अब 55% हो गया, अब 60% हो गया, अब 65% हो गया। ईयर बाय ईयर तो आपको क्या पता लग रहा है कि भैया हम हर साल क्या कर रहे हैं, 5% की ग्रोथ कर रहे हैं। तो एक ट्रेंड आपको यहां पर क्या हो जाएगा, उस ट्रेंड की आपको यहां पर एक प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और देखते हैं क्या एडवांटेज इसका। फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, एक इतना तो चाहिए ही चाहिए, उसको आप पहले से पता कर सकते हो कि दैट मच शुड हैव टू बी अचीव। तो वो एक आइडियल स्टैंडर्ड भी आप रेशियोज के अंदर एनालिसिस के अंदर करके कैलकुलेट कर सकते हो, पता कर सकते हो। इफेक्टिव कंट्रोल अभी बताया, कंट्रोलिंग की टेक्निक की तरह यूज लो तो कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, क्योंकि पास्ट डेटास के बेस पर फ्यूचर प्लानिंग में हेल्पफुल होता है। स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना इजी हो जाता है। ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। आगे बात करें तो इनकी कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या है बेटा, लिमिटेशंस क्या है, अकाउंटिंग रेशियोज की क्या लिमिटेशंस है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन है कि फॉल्स अकाउंटिंग डेटा गिव्स फॉल्स रेशियोज। अगर अकाउंटिंग डेटा गलत उपलब्ध कराया जाएगा तो रेशियो भी जानकारी गलत उपलब्ध करवाएगा। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है, ऑटो करेक्ट मोड पर नहीं चलते हैं। भैया रेशियो डेटा कुछ भी दे दो हम पता लगा लेंगे, मतलब अकाउंटिंग की एरर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जो डेटा दिया है उसी के बेस पर ये काम करेंगे। ठीक है, चाहे गलत डेटा है तो जानकारी भी आपको गलती उपलब्ध करवाएंगे, डेटा को करेक्ट करने की कैपेसिटी इनके अंदर नहीं होती है। अगला, कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म्स अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। कैसे, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो एक है फर्म ए, कौन सी है बेटा, फर्म ए, एक है फर्म बी। ध्यान से समझना, एक फर्म है बेटा फर्म ए, एक है फर्म बी। फर्म ए ने 2019 में कोई एसेट्स परचेज की 10 लाख रुपीस की, फर्म बी ने भी सेम डेट को एक एसेट परचेज की और वो भी सेम कितने की है, 10 लाख की। ठीक है, अब हम इनके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट की बात करते हैं। मान लो डेप्रिसिएशन की रेट है 10% पर एनम। अब दिक्कत क्या है कि फर्म ए वो एसएलएम मेथड यूज करती है और फर्म बी डब्ल्यूडीवी मेथड को यूज करती है। फर्म ए कौन सा मेथड यूज कर रही है बेटा, एसएलएम मेथड, और फर्म बी कौन सा मेथड यूज कर रही है, डब्ल्यूडीवी मेथड को फर्म बी यूज कर रही है। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना बेटा। ठीक है, अब आगे और क्या, फिर और क्या, फिर और ये है बेटा कि अब क्या होगा कि 2020 के अंदर इस एसेट की वैल्यू यहां पर 9 लाख रहेगी और यहां पर भी 9 लाख रहेगी, लेकिन 2021 में यहां पर एसेट की वैल्यू 8 लाख रहेगी और यहां पर 8,10,000 रहेगी, क्योंकि हर साल 10% ही कम होगा ना। तो यहां पर अब 2022 में डेप्रेशन 10% के साथ तो 90,000 लगेगा और यहां पर पूरा 1 लाख लगेगा। 2022 में यहां पर वैल्यू 7 लाख हो जाएगी और 8,10,000 में से अगर हम 81,000 लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 8,10,000 में से अगर हम 7,29,000, मतलब कि अब यहां पर हम कंपेयर करें 2022 में कि भैया कौन सी फर्म अच्छी है, तो दिखेगा फर्म बी इज बेटर। क्यों, क्योंकि फर्म बी हैज मोर एसेट्स इन कंपैरिजन ऑफ फर्म ए, बट इट इज नॉट द एक्चुअल ट्रुथ। ये डिफरेंस आया किसकी वजह से, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की वजह से। तो ये लिमिटेशन है, लेकिन यहां पर अकाउंटिंग रेशियोज क्या करेंगे, ये बता देंगे कि भैया फर्म बी इज इन अ बेटर पोजीशन, बट क्या एक्चुअल में ऐसा है क्या, नहीं, दोनों के पास एसेट तो क्या है, सेम है। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आ गया अपने को। आगे बढ़ते हैं कि रेशियो एनालिसिस बिकम्स
लेस इफेक्टिव ड्यू टू प्राइस लेवल चेंजेस। कई बार क्या होता है, प्राइस में जब बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है ना, तो उस केस में अगर रेशियो एनालाइज किया जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। प्राइस की वजह से सेल्स बहुत ज्यादा घट भी जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। तो प्राइस लेवल में अगर बहुत ज्यादा चेंजेस है तो वहां पर रेशियो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। एक और चीज कि रेशियोज में बी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डेटा। डेटा सही नहीं है तो रेशियो भी गलत होंगे, गलत जानकारी देंगे। लिमिटेड यूज ऑफ ए सिंगल रेशियो। अच्छा, आपने केवल किसी फर्म का एक रेशियो बता दिया, एक साथ बहुत सारे रेशियोज को स्टडी करना पड़ेगा अगर आपको सही डिसीजन लेने हैं तो। केवल सिंगल रेशियो से कोई काम चलने वाला नहीं है। आगे बढ़े अपन। विंडो ड्रेसिंग। अच्छा, विंडो ड्रेसिंग का मतलब कौन बता सकता है? हु कैन टेल मी द विंडो ड्रेसिंग? एनीवन हु कैन टेल मी द विंडो ड्रेसिंग? आशु, भव्या, हर्ष, एनीवन? मैं समझाता हूं। समझ में तो ये आता है कि सर ये किसी घर की एक विंडो है ना, वुडन की बनी हुई है, ये विंडो है यहाँ पर। अब इसका ना कांच टूट गया, ब्रोकन। अब इसको ना ड्रेसिंग कर दो इसके ऊपर, मतलब नया कांच लगा दो या इसको कोई रिपेयरिंग कर दो, दैट इज विंडो ड्रेसिंग, है ना? यही होता है ना? यस और नॉट? अच्छा, मुस्कुरा रहे हैं सारे बच्चे बैठे बैठे, ठीक है, हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं। बाकी ये नहीं होता है बेटा, इस गलतफहमी में मत रहना, ऐसा नहीं होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। किसके साथ? अकाउंटिंग डेटा के साथ। क्या करना? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करना, उसमें कुछ गड़बड़ी कर देना, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। क्या कहलाता है बेटा? वो विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। अच्छा, अकाउंटिंग रेशियोज के लिए ना कोई स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसके लिए हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दिया हुआ है, लेकिन रेशियो एनालिसिस के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन नहीं है। तो ये भी एक समस्या है, हमारे पास कोई प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। रेशियोज अलोन आर नॉट एडिक्वेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन। अगर आपको प्रॉपर कंक्लूजन चाहिए, प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए रेशियोज वर्क नहीं कर सकते। ओनली रेशियोज वर्क नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बियास ऑफ द एनालिस्ट। कई बार रेशियो बनाने वाला भी इसमें गड़बड़ी कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। इससे ज्यादा कमियां नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा कमियां पढ़ेंगे तो हमको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा? अब हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। यू मान के चलो कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट यहां से शुरू हो रहा है। क्या मान के चलो बेटा कि यहां से क्या शुरू हो रहा है? आपका न्यूमेरिकल पार्ट। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें से भी काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। अब वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। सबसे पहला है देखो रेशियोज ना, इनको हम पढ़ने के लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब दीज आर नॉट 4 रेशियोज। रेशियोज तो बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, इसमें हम 2 रेशियोज की बात करेंगे। सेकंड वन इज सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें हम 4 रेशियोज पढ़ेंगे। टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटीज और टर्नओवर रेशियो, इसमें हम 6 रेशियोज पढ़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें हम 6 और 7 रेशियोज को डिस्कस करेंगे। सो देयर आर सो मेनी रेशियोज, but these are categorized in the 4 categories. The ratios are categorized in the 4 categories. Which are these 4 categories? First one is liquidity ratios, second one is solvency ratios, third one is activity or turnover ratios, and the fourth one is profitability ratios. कौन कौन से 4 रेशियोज है बेटा? ध्यान से समझना वापस। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड वन इज सॉल्वेंसी रेशियोज, थर्ड वन इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इनकम रेशियोज। सबसे पहले समझो कि 4 कैटेगरीज हमको पढ़नी है। कितनी कैटेगरीज में हमें रेशियोज को स्टडी करना है? 4 कैटेगरीज में। अब देखो समझना, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। क्या बात करते हैं बेटा? हम लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करते हैं। अब इसको समझने से पहले ना एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझना बहुत ध्यान से। आप याद करो कि आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा। बैलेंस शीट में 2 साइड सीखी बेटा आपने, एक लायबिलिटी साइड और एक कौन सी साइड सीखी बेटा? एसेट साइड।
एक कौन सी साइड सीखी बेटा आपने, लायबिलिटीज, और एक कौन सी सीखी बेटा आपने, एसेट साइड। अगर हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो स्पेशली 4 कैटेगरीज थी ना, मैं उन 4 को केवल 3 में बात करता हूं अभी। सबसे पहला था शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड वन नॉन करंट लायबिलिटीज, और थर्ड वन इज करंट लायबिलिटीज। यही पढ़ी थी ना बेटा। एसेट साइड में हमने क्या पढ़ा कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, यही बात की ना बेटा हमने। अब देखो बड़ा सिंपल सी बात समझना, आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि लायबिलिटी साइड का मतलब क्या हुआ, सोर्स ऑफ फंड्स, और एसेट्स का मतलब हो गया यूज ऑफ फंड्स। लायबिलिटीज का मतलब सोर्स ऑफ फंड्स, मतलब वो सारे सोर्सेज जहां से फर्म ने अपने लिए फंड्स का अरेंजमेंट किया है। सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ कि वो सारी जगह जहां से फर्म ने अपने लिए पैसे की व्यवस्था की है। यूज मतलब कि जो अरेंजमेंट हुआ है उसको उपयोग काम में लिया है। अब देखो सिंपल सी बात है, पैसे की व्यवस्था 2 जगह से हुई, एक तो लॉन्ग टर्म सोर्स से और दूसरा शॉर्ट टर्म सोर्स से, ठीक है ना। नॉन करंट एसेट्स का मतलब यूज हुआ है लॉन्ग वे में और ये यूज कहां पर हुआ है, शॉर्ट वे में। अब जो शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइडर है, कौन है बेटा, जो शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइडर है वो ये चेक करना चाहते हैं कि फर्म के पास जितनी भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उनको पे करने के लिए फर्म के पास शॉर्ट टर्म एसेट्स अवेलेबल है या नहीं। क्या पता करना चाहते हैं बेटा वो लोग कि फर्म के पास जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उनको पे करने के लिए फर्म के पास शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स अवेलेबल है या नहीं। अब इस बात को पता करने के लिए जिन रेशोज को कैलकुलेट किया जाता है दोज आर नोन एज लिक्विडिटी रेशोज। बात समझ में आ गई या नहीं आई, फटाफट से रिप्लाई कर दें कि फर्म के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में शॉर्ट टर्म एसेट्स अवेलेबल है या नहीं। क्या कहलाता है बेटा वो, उसके लिए जो रेशोज कैलकुलेट किए जाते हैं वो क्या, कौन से रेशोज कहलाते हैं, रिप्लाई करें सारे बच्चे एक साथ, कौन से रेशोज कहलाते हैं बेटा वो हाँ, कौन से रेशोज कहलाते हैं बेटा वो, एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। आशु, कौन से रेशोज कहलाएंगे, लिक्विडिटी रेशोज। शाबाश, कौन से रेशोज कहलाएंगे, एक एक बच्चों को नाम लेके पूछो, सो जाते हैं कोई बात नहीं। लिक्विडिटी रेशोज, कौन से रेशोज कहलाएंगे बेटा, लिक्विडिटी रेशोज। कौन से रेशोज क्यों फाइंड आउट होते हैं इनको, लिक्विडिटी रेशोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता करते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब है लोन पेइंग कैपेसिटी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या है बेटा, यहां पे एक वर्ड लिखा है ना सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि पेइंग कैपेसिटी फर्म के पास है या नहीं। तो शॉर्ट टर्म का मतलब कि लिक्विड लायबिलिटीज को, मतलब करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए फर्म के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में करंट एसेट्स अवेलेबल है या नहीं, उसको पता करने के लिए जो रेशियोज कैलकुलेट होते हैं वो कौन से कहलाते हैं बेटा, लिक्विडिटी रेशियोज। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को पे करने की फर्म के अंदर एबिलिटी है या नहीं है। द लिक्विडिटी रेशियोज देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। करंट लायबिलिटीज को पे करने की बात कर रहे हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। करंट लायबिलिटीज जो कि विद इन 1 ईयर जिनको पे करना होता है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। आगे बढ़ते हैं।
These ratios are used to assess the short-term financial position of the concern. क्यों होते हैं ये? ताकि फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इनको जानकारी मिल सके. They indicate the firm's ability to meet its current obligations out of the current resources. Current obligations, current liabilities, current resources, current assets. आगे देखते हैं. Short-term creditors of the firm are primarily interested in the liquidity ratios of the firm. क्यों होते हैं वो? क्योंकि वही जानना चाहते हैं भैया पिछले वालों को पे करने के लिए भी एसेट्स है या नहीं, कहीं हम और दे दें तो और ज्यादा दिक्कत आ जाए. As they want to know how promptly or readily the firm can meet its current liabilities. Clear? If the firm wants to take a short-term loan from the bank, the bankers also study the liquidity ratio of the firm in order to assess the margin between the current assets and the current liabilities. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द लिक्विडिटी रेशियोज. अब हमको ये समझना है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लिक्विडिटी रेशियोज 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के. कौन कौन से होते हैं 2 टाइप्स के? ध्यान से समझो. लिक्विडिटी रेशियोज 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, सेकंड वन इज लिक्विड रेशियो. फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, सेकंड वन इज लिक्विड रेशियो. लिक्विडिटी रेशियोज आर ऑफ 2 टाइप्स. कितने टाइप के होते हैं बेटा लिक्विडिटी रेशियोज? 2 टाइप्स के. कौन कौन सा? करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो. करंट रेशियो is also known as working capital ratio. क्वेश्चन मार्क लगा लो. Why current ratio is known as working capital ratio? ठीक है ना, इसका आंसर अभी आगे मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा आपको. करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो. दूसरा है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो. क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो. भैया इसका नाम क्विक रेशियो क्यों है, एसिड टेस्ट रेशियो क्यों है और लिक्विड रेशियो क्यों है, सब पता लग जाएगा अभी. ठीक है, याद क्या रखना है कि लिक्विडिटी रेशियोज आर ऑफ 2 टाइप्स. रेशियोज आर ऑफ 4 टाइप्स. लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. बट लिक्विडिटी रेशियोज आर ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, सेकंड वन इज क्विक रेशियो. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपन सबसे पहले करंट रेशियो के बारे में. किसके बारे में बात करते हैं बेटा अपन? सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशियो के बारे में. बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत अच्छी बात है. और वो अच्छी बात क्या है कि करंट रेशियो किस किस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच में. किस किस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है बेटा? करंट रेशियो, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच में. मैं आपको ना एक बात बताता हूं. वर्किंग कैपिटल रेशियो इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. क्या फॉर्मूला होता है बेटा वर्किंग कैपिटल का? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. बात समझ में आई? क्या बात समझनी है बेटा? कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 2 ही चीजें हैं ना वर्किंग कैपिटल में, इसीलिए करंट रेशियो भी क्या करता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है. दैट्स व्हाई करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो. क्लियर? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्या है बेटा इसका फॉर्मूला? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. फॉर्मूला याद रखना. क्या फॉर्मूला है करंट रेशियो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो?
क्या फॉर्मूला है बेटा करंट रेशियो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला है बेटा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला मैं वापस बार बार इतनी बार रिपीट कर रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के आगे हमें दो चीजें समझ में आई, एक तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। हालांकि करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन फिर अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए हो, है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको वापस ब्रशअप करवा देता हूं, याद करवा देता हूं। करंट एसेट्स मतलब दो एसेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, जो कि 12 महीने के अंदर, एक साल के अंदर क्या हो जाएंगी, जो कैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिन एसेट्स को, वो सब क्या कहलाती है बेटा? करंट एसेट्स कहलाती हैं। करंट एसेट्स इंक्लूड दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर्स टाइम। क्या क्या आती है इसके अंदर, कौन कौन सी है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक में सारी आ गई, फिनिश गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वर्किंग प्रोग्रेस हो गया, कुछ भी हो, सब किस में आता है? करंट एसेट्स में आता है। तो करंट लायबिलिटीज कौन क्या होती है बेटा? करंट लायबिलिटीज का मतलब वो सारी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करना होता है। दोज लायबिलिटीज विच हैव टू बी रीपेड विद इन अ ईयर, वो सारी लायबिलिटीज जिनका 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना मैंडेटरी है, क्या कहलाएंगी? करंट लायबिलिटीज कहलाएंगी। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड दोज लायबिलिटीज विच आर रीपेबल इन अ ईयर्स टाइम। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन रीपेबल विद इन 1 ईयर, सब करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। ठीक है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? आगे बढ़ लेते हैं अपन। अब है ना, थोड़ा सा करंट रेशियोज के बारे में, इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लो, जो कि ये सारे पॉइंट्स वो हैं बेटा जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आइडियल करंट रेशियो। आइडियल करंट रेशियो क्या है? 2:1। व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो? 2:1। अब ये करंट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर माना जाएगा, जितना कम होगा उतना ही बेकार माना जाएगा। मतलब अगर ज्यादा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि फर्म के पास अच्छी क्वांटिटी में करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। करंट एसेट्स जस्ट डबल होनी चाहिए करंट लायबिलिटी से कंपैरिजन में, तभी उसकी सही सॉल्वेंसी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स का मतलब विद इन अ ईयर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। अब डबल क्यों मानी गई है? क्योंकि ये माना जाता है कि सारी की सारी करंट एसेट्स को ना आप जब चाहो जब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, रेडिली अवेलेबल टू कन्वर्जन इनटू कैश नहीं है, तो हमारा 50% तो हो ही जाएगी, इसलिए वो 2:1 वाला रेशियो यहां पर आ जाता है। दूसरा, जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा करंट लायबिलिटीज अच्छा को पे करने के लिए। अगर करंट रेशियो 2:1 से कम है तो ये बताता है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल कम है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। इसके अलावा अच्छा, अगर ये 2:1 से बहुत ज्यादा आ जाए, जैसे 5:1 आ जाए, तो उसको भी फिर बेकार माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि फर्म के पास इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज अच्छी नहीं है, या हो सकता है फर्म के पास बहुत सारा स्टॉक अनसोल्ड पड़ा है, या हो सकता है फर्म के पास बहुत सारा पैसा डेटर्स के रूप में फंसा पड़ा है। कई सारे एजम्पशंस निकल जाते हैं वहां पर, तो बहुत ज्यादा भी नहीं हो कम भी नहीं हो। ठीक है। अच्छा, अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों को इक्वल अमाउंट से कम किया जाएगा तो रेशियो बढ़ता जाएगा। ये बात आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, लूज टूल्स आपने इन्वेंट्री में पढ़ा था, याद है ना? लूज टूल्स कहां पढ़ा था बेटा हमने? इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री आती है करंट एसेट्स में, लेकिन जब करंट रेशियो कैलकुलेट करोगे तो लूज टूल्स को आपको करंट रेशियोज के अंदर काउंट नहीं करना है, करंट एसेट्स के अंदर काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रहे। इसके अलावा जैसे फिक्टिव एसेट्स है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, शेयर इशू एक्सपेंसेस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स है। हालांकि इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये स्टेटमेंट ऑफ पेनल में राइट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन कई बार आपको करंट एसेट्स के अंदर दे रखे होते हैं। करंट एसेट्स में दे रखे हो तब भी इनको शामिल नहीं करना है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज का पार्ट माना जाएगा, इतनी सी बातें यहां पर
दी गई है। तो आई जस्ट होप कि आप सबको यहां तक बात समझ में आई है। अब इसी बात को समझते हुए हम करंट रेशियो के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दिखाई दे रहा है सबको? क्या क्वेश्चन है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ निकिता एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2019। कैलकुलेट क्या करना है बेटा आपको? करंट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? करंट रेशियो। और करंट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला है बेटा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ध्यान दें, क्या फॉर्मूला है करंट रेशियो कैलकुलेट करने का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में देखो कि हमको क्या करंट एसेट्स दी हुई है। क्या एसेट साइड में आए, ये तो नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, यहां तक तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम यहां पर करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा? इन्वेंट्री। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सॉल्यूशन, करंट रेशियो, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला लिखा बेटा हमने? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या चाहिए? करंट एसेट्स। अब क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो क्वेश्चन में करंट एसेट्स के नाम पर क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दो। सबसे पहले दिया हुआ आपको इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितने का है बेटा? 1,20,000 का। कितने का है बेटा इन्वेंट्री? 1,20,000 का। आगे देखें और क्या दिया हुआ है। इन्वेंट्री हो गया हमारे पास। ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 हम देख लेते हैं कहां पर है। ट्रेड रिसीवेबल्स ये दे रखा है आपको, प्रोविजन लेस करके दिया हुआ है, अच्छी बात है, हमको चाहिए भी यही। दूसरी चीज दी हुई है बेटा आपको ट्रेड रिसीवेबल्स, और वो कितने का दे रखा है? 60,000 का। कितने का है बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स? 60,000 का। फिर दिया हुआ है आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50,000 का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50,000 का। और आगे दिया हुआ है बेटा आपको अदर करंट एसेट्स। अब अदर करंट एसेट्स में क्या दे रखे हैं आपको? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि काउंटेबल है। तो हम देख लेते हैं क्या हो गया बेटा अगला आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितने के बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस? 4,000 के। तो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स कितने की आ रही है? टोटल लगा के बताओ फटाफट। 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000, 180, 230, 2,34,000। आपने पता कर लिया करंट एसेट्स कितने की है बेटा? 2,34,000 की। हमें और चाहिए, क्या चाहिए बेटा अभी आपको? करंट लायबिलिटीज। क्या चाहिए बेटा? करंट लायबिलिटीज। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में कि करंट लायबिलिटीज के नाम पर क्या क्या दिया हुआ है। देखते हैं बेटा अपन। देखो करंट लायबिलिटीज के नाम पर इधर आ जाओ, ये यहां से शुरू होगा करंट लायबिलिटीज वाला सेक्शन, इसी में अपने को देखना है। सबसे पहले दिया है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। कितने के बेटा? 10,000 के। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 10,000। और क्या है अगला? है ट्रेड पेबल्स। ये कितने के बेटा? 40,000 के। ट्रेड पेबल्स 40,000। और क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 3 है। इसमें क्या क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी कितने का है बेटा? 40,000 का। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 40,000, ठीक है बेटा। तो टोटल कितनी हो गई अपने पास? 90,000। अब हमने पता कर लिया क्वेश्चन में से हमको जो जानकारी चाहिए वो हमने निकाल ली। क्या जानकारी चाहिए? एक तो हमको करंट एसेट्स, दूसरी चाहिए हमको करंट लायबिलिटीज।
करंट एसेट्स कितने की है आपके पास? टोटल 2,34,000 की। करंट लायबिलिटीज कितने की है बेटा? 90,000 की। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज कितने की है बेटा? करंट एसेट्स 2,34,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज 90,000। सॉल्व करो, कितना आएगा? सॉल्व करो बेटा। 9 2 जा 18, बचेगा कितना? 5 4 2 5 जा सॉरी 2 6 जा 54। तो 2.6 रेशो 1, दैट इज द आंसर। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 2.6 रेशो 1। क्लियर? तो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर डीपीपी नंबर 49। आई जस्ट होप सबको यहां तक क्लियर होगा। क्लियर है भाई सबको? आज की सारी बातें समझ में आई या नहीं आई बेटा? चलिए, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए रेशो के साथ शुरू करेंगे, लिक्विडिटी रेशो के साथ। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो डीपीपी है ये आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? तो उसके क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करने का प्रयास करना शुरू करें। आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।